नमस्कार मित्रों, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे इस कार्यक्रम में एक खास मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं जिनका जुड़ाव छत्तीसगढ़ से बहुत है। साथ ही साथ जो मुंबई में नाम कमा रहे हैं, लिख रहे हैं और विशेषकर बच्चों के लिए आप जो एनिमेटेड सीरियल देखते हैं उसके हीरो हम कह सकते हैं, क्योंकि जब ये लिखते हैं तब हम एनिमेशन के माध्यम से उस सीरियल को देख पाते हैं। ऐसे शख्सियत नीरज विक्रम जी हम सबके बीच में उपस्थित है। नीरज सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार। मैं नीरज सर से बात करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, उनका एक बहुत प्रख्यात लेखक है। मोटू पतलू जो सीरियल आप लोग देखते हैं, सोन परी, शाका लाका बूम बूम, शरारत, गट्टू बट्टू, रुद्रा, टिंग टोंग, दादू जी, भूत दोस्त, इना मीना डीका, चाचा भतीजा, रणवीर मार्शल, स्ट्रीट एंजल जो एक्शन मूवी है, ऐसे बहुत सारे सीरियल और मूवीज़ लिखने वाले नीरज विक्रम जी हम सब के बीच उपस्थित हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज़्यादा काम किए और लगातार काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो सर, कैसे हुआ इस क्षेत्र में आपका आना? हाँ ना, तो स्कूल कॉलेज डेज से ही राइटिंग करता था मैं और कॉलेज वगैरह में प्लेस लिखता था। स्कूल में भी हम लोग बैठ के खाली पीरियड में फिल्में मैं लिखता था, मेरे एक दोस्त लोगों को सुनाता था। तो खाली पीरियड में हमारा काम होता था फिल्में ही लिखना। तो एक दो दोस्त और मेरे शौकीन थे, तो वहाँ से मुझे राइटिंग का शौक़ था। फिर कॉलेज ख़त्म हो गया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद फिर मैं रायपुर में लॉ किया। बाकी ग्रेजुएशन मेरा तो यूपी में हुआ है। और उसके बाद फिर मैं बॉम्बे गया। मैंने कहा चलो अब बॉम्बे जाके कुछ करते हैं, जो भी मौका मिले, एक्टिंग का, राइटिंग का, जो भी मौका मिले करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आर्मी का एग्ज़ाम दे के गया था दोस्तों के साथ। तो मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं गया था वहाँ 3-4 महीने रहा, लेकिन सिलेक्शन हो गया तो मैं आर्मी में चला गया था। और आर्मी 5 साल रहा मैं। 5 साल के लिए अप्लाई किया था मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन में। वो छोड़ के वापस फिर मैं बॉम्बे आ गया और फिर बॉम्बे में मैं अपनी स्ट्रगल शुरू करी और फिर धीरे धीरे काम ढूंढना शुरू किया और फिर काम मिलना शुरू हुआ। ये मुंबई आप जाने के बाद में अचानक तो काम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। तो शुरुआती दिनों में आपने किस तरह से संघर्ष झेले? शुरुआती दिनों में मैं जाके एक गेस्ट हाउस में ठहर गया था, उसका नाम है मरीना गेस्ट हाउस। वहाँ पे सारे फिल्म के स्ट्रगलर आते थे, वहाँ से कांटेक्ट मिलते थे। और एक आशा चंद्रा की क्लासेस चलती थी, एक्टिंग क्लासेस, वो ज्वाइन कर ली थी। वहाँ से भी प्रोड्यूसरों के कांटेक्ट मिलते थे। तो फिर सब जगह जाना, स्ट्रगल करना, लोगों से मिलना कि मैं ये करता हूँ, मुझे रोल चाहिए या मुझे लिखने के लिए दीजिए। तो शुरुआत के 2-3 साल तो बहुत लोगों से सिर्फ नेटवर्किंग करने में निकल जाते हैं। आपका साल 2 साल कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन फिर आप जाते रहते हो उन्हीं ऑफिस में, तो वहाँ के लोग पहचानने लगते हैं। तो फिर आप बेशरम होकर उनसे दोस्ती करने लगते हो, बिकॉज आपका काम है हेलो सर, हाउ आर यू। वहाँ के प्यून को भी हेलो बोलना पड़ता है, वहाँ के चाय बनाने वाले स्पॉट बॉय को भी दांत निकाल के बात करनी पड़ती है। सो अब सबसे दोस्ती करनी पड़ती है। फिर कई जगह आपकी सेटिंग, नेटवर्किंग, मेंटल ट्यूनिंग जम जाती है, तो वो लोग आपको फिर वेलकम करने लगते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे ग्रुप बना। फिर कहीं कोई बुला लेता है रोल, अरे यार वो नीरज विक्रम बहुत आता है, उसको बुला लो। तो पहला राइटिंग तो मेरी बाद में शुरू हुई, मेरी पहले एक्टिंग शुरू हुई। तो एक्टिंग से मेरा काम शुरू हुआ और वो जो डायरेक्टर मुझे एक्टिंग करा रहा था उसने 2 फिल्में मेरे साथ, मेरे दोनों फिल्में मैं विलेन था। तो और दोनों फिल्में थी रवि किशन जी के साथ, जो आज बहुत बड़े नेता बन गए हैं, मिनिस्टर हैं। तो वो फिल्में बनी नहीं, लेकिन उस डायरेक्टर को मैं सब्जेक्ट सुनाता रहता। मैं सर ये सब्जेक्ट सुनो, ये सब्जेक्ट सुनो। तो उसको सीरियल के लिए सब्जेक्ट चाहिए था। तो मैंने कहा, उसने बोला नीरज जी आप बड़े सब्जेक्ट सुनो, टीवी सीरियल के लिए है क्या कोई सब्जेक्ट? तो मैंने एक सुना दिया। बोला हाँ इसका बनाते हैं। और पहला सीरियल वहाँ से बनना शुरू हुआ। उसका नाम था दुनियादारी और हीरो थे किरण कुमार। उसके बाद फिर लोगों को पसंद आया, डीडी में आता था वो। तो कहीं से खबर अधिकारी ब्रदर्स में पहुँच गई वहाँ से। तो अधिकारी ब्रदर्स वालों ने मुझे लिखने के लिए बुलाया ऑल दी बेस्ट। वो कॉमेडी सीरियल होता, गानों के बीच में कॉमेडी के सीन होते थे। एक स्टोरी चलती थी, सतीश शाह, स्वरूप संपत वगैरह थे उसमें। वो भी बहुत हिट हुआ। फिर उधर से फिर यूटीवी वालों ने बुला लिया अपने सीरियल के, शाका लाका बूम बूम, वो हिट हुआ। तो सोनपरी वालों ने, तो मुझे फिर राइटिंग का काम अपने आप ही आते ही रहे। मुझे फिर कभी बुलाना, राइटिंग के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कभी।
एक्टिंग भी साथ साथ में गौतम अधिकारी अपने हर फिल्म सीरियल मुझे लिखवाते भी थे और रोल भी दे देते थे, तो मेन एक्टिंग तो उनके यहाँ से शुरू हो गई मेरी। कितनी अच्छी बात है कि आप राइटर के साथ साथ एक्टर भी हैं और आपकी शुरुआत एक्टिंग से हुई है वहाँ पर। हाँ, एक्टिंग से शुरू हुई मेरी शुरुआत। सर, मोटू पतलू आपका एक सीरियल है, मैं भी देखता हूँ, हमारे घर में भी देखते हैं, और बच्चों के मन में वो जो सीरियल है बहुत बस चुका है। हाँ। तो वो जो मोटू पतलू सीरियल की कल्पना आपने कैसी की और क्या सोचकर आप उसको कागज पर उतार पाए? नहीं, कल्पना तो मैंने नहीं की थी। एक लोटपोट कॉमिक आता था जब हम लोग छोटे थे जी। यूपी में ज़्यादा चलता वो कॉमिक लोटपोट, उसके कैरेक्टर है मोटू पतलू। तो केतन मेहता एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है जिन्होंने कई फिल्में बनाई हैं, मिर्च मसाला और बहुत सारी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि हम इस लोटपोट कॉमिक के ऊपर सीरियल बनाएं, टीवी सीरियल बनाएं। तो उन्होंने फिर कहा कोई राइटर लाओ अच्छा इसके लिए। तो सोनपरी सीरियल में मेरे साथ एक प्रोडक्शन में काम करता था, वो अब केतन मेहता जी के साथ था। तो उसने बोला नीरज जी को बुला लो, बहुत अच्छा लिखते हैं वो कॉमेडी। तो फिर ऐसे मेरी एंट्री हुई। अब मेरे लिए चैलेंज था कि वो मैगज़ीन थी, अब इसको सीरियल में कैसे बनाना है। तो उसमें हमने कैरेक्टर ऐड किए, जैसे चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम ऐड किया, और ये क्या चाय वाला ऐड किया, और बाकी कैरेक्टर ऐड किए। मोटू पतलू, झटका घसीटा, ये लोटपोट कॉमिक के कैरेक्टर है। बाकी हमने सीरियल के हिसाब से और कैरेक्टर ऐड किए, और फिर उसके बाद एपिसोड लिखने शुरू किए। तो इस तरीके से मोटू पतलू की राइटिंग शुरू, और 12 साल हो गए, अभी तक मैं ही लिख रहा हूँ सीरियल। और आपके वो जो पुलिस वाले हैं उसके बारे में बताइए। उनके पास कुछ काम धाम रहता ही नहीं है, जब देखो तब खाली मोटू पतलू के साथ ही लगे रहते हैं। और तो कॉमेडी पर्पस बच्चों को हंसाने के लिए है। वो फायर करेगा तो नारियल गिरते हैं, ठीक है, और डायलॉग बड़े बड़े बोलता है, चिंगम के चुंगल से बचना यम पॉसिबल द नेम इज चिंगम। लेकिन करता धरता कुछ नहीं, वो करते मोटू पतलू ही हैं, क्योंकि हीरो वो हैं तो उन्हें करना पड़ता है। लेकिन हाँ, वो बच्चों को हंसाने में काफ़ी सक्सेसफुल रहता है वो। सर, बच्चों के हिसाब से आप सीरियल में जिस तरह के भाषा का उपयोग करते हैं, क्या उद्देश्य लेकर करते हैं? बच्चों में जो भाषाई कौशल का विकास हो, इस बात का आप ध्यान रखते हैं? मैं ऐसी भाषा, कॉमन भाषा यूज़ करता हूँ, और ऐसे शब्द नहीं यूज़ करता हूँ जो कि बच्चे सीख के गलत मैसेज जाए। बच्चे अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, मैं उतना ही ध्यान रखता हूँ बस, कि जो भी भाषा बच्चे सीखे वो अच्छा सीखे, अच्छी हिंदी बोले। और इसलिए मैं बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड भी नहीं यूज़ करता जो बच्चों को समझ में ना आए। ज़्यादातर आप हंसाने के लिए लिखते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी आप बहुत हंसते होंगे, बहुत मस्ती करते होंगे। दोस्तों के साथ कैसा है? हाँ, व्यक्तिगत जीवन में भी मैं ऐसा ही हूँ एक्चुअली। काफ़ी हंसी मजाक में खुश रहना ही पसंद करता हूँ। और मेरा लाइफ की थ्योरी है कि हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। आप गम ढूंढना चाहो तो आपको 100 करोड़ की लॉटरी लगी तो भी आप गम ढूंढ लोगे उसमें, कि यार 30% तो कट जाएगा, 30 लाख तो गए हैं, 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, तो अब वो 30 लाख पर होते रहो। आप खुशी ढूंढनी तो 70 लाख तो मिल रहे हैं, खुश हो जाओ। तो मेरा ये है कि हर चीज़ में खुशी ढूंढनी चाहिए। दबंग जो मूवी है, जो सलमान खान अभिनीत दबंग मूवी है, उसका भी एनिमेशन आपने किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दबंग सीरियल का अरबाज खान उसका एनिमेशन बनाना चाहते थे, तो उन्होंने ये मोटू पतलू के स्टूडियो, जहाँ केतन मेहता का स्टूडियो, उनको ही कॉन्टैक्ट किया, कॉस्मोस माया स्टूडियो, कि ये सीरियल बनाना चाहते हैं हम लोग इसका एनिमेशन, क्योंकि मोटू पतलू हिट था। तो इसके लिए राइटर, तो उन्होंने फ़ौरन मेरा नाम ले दिया कि नीरज जी लिखेंगे। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा एक आध एपिसोड सुनाइए। फिर मैंने एक एपिसोड लिखा, अरबाज खान को सुनाया जाके, तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने बोला ठीक है। तो उसके बाद से फिर उसके हमने काफ़ी एपिसोड लिखे। हिंदी के अलावा आप बहुत सारी भाषाओं में भी सीरियल लिखे हैं, फिल्म लिखे हैं, और साथ ही साथ विदेशों में भी आपने काफ़ी काम किया है। हाँ, मैंने इंडोनेशिया के लिए करीब 9 साल सीरियल लिखे, जकार्ता में। मैं बॉम्बे से लिख के भेजता था और अपना इंग्लिश में लिख के भेजता था। वहाँ के लोग ट्रांसलेट कर लेते थे उनकी भाषा में, और वहाँ पे जो डायरेक्टर था वो बॉम्बे का ही था, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी, को उसको सारी लैंग्वेज आती थी। तो वो उसके साथ ही मैंने करीब 8-9 साल तक वहाँ पे सीरियल लिखे। नेपाल में भी? हाँ, नेपाल में मैंने फ़िल्म लिखी है। एक फ़िल्म मेरी बहुत हिट हुई थी वहाँ, के यो माया, बहुत चली थी वो फिल्म। तो लेकिन अब टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अब इधर इतना ज़्यादा काम है कि अब उनके लिए लिखने का टाइम नहीं मिलता। क्षेत्रीय फिल्मों की तरफ भी आपका रुख है, जैसे कि आपने अभी महू कुंवारा तहू कुंवारी छत्तीसगढ़ी में फिल्म लिखी थी। आगे आपकी क्या योजना है क्षेत्रीय फिल्मों में? महू कुंवारा तहू कुंवारी मैंने लिखी भी थी और प्रोड्यूस भी की थी, मनोज वर्मा और रॉकी दासवानी जी के साथ मिलके।
अभी एक और फिल्म मैं प्लान कर रहा हूँ जो कि मैं खुद ही डायरेक्ट करने की सोच रहा हूँ, एंड प्रोड्यूस भी मैं ही करूँगा, अब कोई पार्टनर लेके। सो ऐसी प्लानिंग है मेरे ख्याल से। उम्मीद है कि जनवरी फरवरी या मार्च तक शुरू कर दूँ। नीरज जी को बहुत सारी भाषाएं भी आती हैं, ऐसा मैंने सुना है। 3 4 5 भाषाएं आप नहीं जानते नहीं हैं? नहीं नहीं, बहुत सारी भाषाएं नहीं आती, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है बस। अच्छा अच्छा। हाँ। छत्तीसगढ़ी भी आप? छत्तीसगढ़ी मैं समझ लेता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी फिल्में देखता हूँ, समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि यहाँ रहता नहीं हूँ। हाँ, यहाँ रहूँ तो यार दोस्त के साथ बोलना अपने आप ही ज़बान पे आ जाएगा। छत्तीसगढ़ी बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है। छत्तीसगढ़ी फिल्में देखता हूँ तो थोड़ी देर में सब समझ में आने लगता है कि क्या है, कुछ वर्ड को छोड़ के बाकी सब समझ में आता है मुझे। सर आपने आर्मी में 5 साल तक काम किया। आर्मी में तो बहुत कठिन वो रहता है, बहुत बहुत मेहनत रहती है। हाँ। उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में आपने मुंबई में स्ट्रगल किए। तो आर्मी में जो जब आप थे तो किस तरह का आपका अनुशासन था, और उस समय आपने अपने भीतर के लेखक को कैसे कहाँ पा रहे थे आप? अनुशासन तो अनुशासित मैं शुरू से ही था एक्चुअली। मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो हमारे घर में वैसे ही डिसिप्लिन लाइफ थी, और आर्मी में जाके और सीखने को मिला, और वो सीखना मेरा बॉम्बे में काम आया क्योंकि वो डिसिप्लिन बॉम्बे में बहुत ज़रूरी है। आर्मी में रह के सही गलत की समझ, कैसे बिहेव करना है, कहाँ पे किससे कैसे बात करनी है, हाउ इम्पोर्टेंट अपनी सेहत का ध्यान रखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आदमी में बहुत सीखने को मिलती है, मैनेजमेंट, तो वो सब बॉम्बे मेरे बहुत काम आया। और लेखक तो वहाँ पे मेरा ज़िंदा ही था, मैं उधर भी लिखता था। वो मेरा एक रजिस्टर है अभी तक रखा हुआ, उसमें मैं फिल्म लिखता था, कुछ भी लिखता था, जो भी स्टोरी दिमाग में आती थी लिखता रहता था मैं उधर। वहाँ से आप जो मिलिट्री में थे वहाँ से एक कहानी लेकर आए आप मुंबई? वहाँ लाया था, वो बनी नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पे लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना पड़ता है। कभी ज़रूर बनाऊंगा, जब मैं खुद अपना पैसा लगा के प्रोड्यूस करूँगा तो ज़रूर उनमें से कुछ ना कुछ बनाऊंगा मैं। लिखने के अलावा, पिक्चर के अलावा नीरज जी को और क्या क्या शौक़ है? लिखने के अलावा तो मुझे सिनेमा देखने का शौक़ है, बस ऐसा तो कोई ख़ास शौक़ नहीं, बस फैमिली के साथ टाइम बिताने का शौक़ है और दोस्तों के साथ टाइम बिताने का शौक़ है, बस इतना ही है मुझे। ऐसा और कोई शौक़ तो मुझे नहीं याद नहीं आता कोई और। सर यदि याद आ जाए तो मुझे आप फ़ोन करके बता दीजिएगा, मैं ऐड करवा दूंगा। ज़रूर। मुझे नहीं है, मेरा ऐसा कोई शौक़ नहीं है। किसी भी कलाकार को रोज़ रिजेक्ट होना पड़ता है, रोज़ सेलेक्ट होना पड़ता है। जहाँ तक मेरा मानना है सिलेक्शन और रिजेक्शन को पर आपका दृष्टिकोण क्या है? नहीं, दृष्टिकोण यह है कि रिजेक्शन में कलाकार को उदास नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए, उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि इसने मुझे आज रिजेक्ट किया, क्यों रिजेक्ट किया, और रीज़न पे जाना चाहिए। पहली चीज़ कि जब नए होते हैं तो लोग आपको जानते नहीं, तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सब जान पहचान के सर्कल में काम करना शुरू करते हैं, चाहते हैं, तो आपको जानते नहीं, तो फिर वो ऑडिशन ले लेंगे। ऑडिशन भी कई बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक नहीं पहुँचता है, तो उसमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए। यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। सिलेक्शन होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा उड़ने नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऊपर जाके नीचे गिरने में टाइम नहीं लगता है, तो पैर ज़मीन पे ही रखने चाहिए। ना तो रिजेक्शन में डिप्रेस होना चाहिए, ना ही सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने लगना चाहिए। अपना नॉर्मल होकर काम करना चाहिए, पार्ट ऑफ लाइफ है रिजेक्शन और सिलेक्शन। सर आपको मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ कि आप इतनी बड़ी जगह में, विदेशों में भी आपने काम किया है, भारत में भी आप लगातार काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय जो फिल्में हैं उस पर भी आप काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इतने बड़े हस्ताक्षर के साथ मिला हूँ, हालांकि आप बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, लेकिन आपके व्यवहार में मुझे वो विनम्रता, वो सरलता दिखाई देती है। कैसे इस चीज़ को आप मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि जब हम सफल होते हैं तो अपने भीतर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मुझे ये मान मिलना चाहिए, मुझे ये सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरा एक ही चीज़ मानना है कि आदमी को हमेशा अपना रूट्स नहीं भूलना चाहिए। आप किधर से उठे हो, आप वहीं रहना चाहिए, पैर ज़मीन पे रहना चाहिए, क्योंकि जिस सीढ़ी से आप चढ़ रहे हो उसी सीढ़ी से उतरना भी पड़ता है। ये लाइन ऐसी है कि जब आप ऊपर जाते हो तो नीचे भी सभी आते हैं, तो जब आप आ रहे हो तो सारे आपको वेलकम के लिए होने चाहिए, सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, कोई और ना हो कि वो सीढ़ी हटा दो यार, गिरने दो। ऐसे सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, कन्वर्ट रहने में ही भलाई है सबकी। किसी भी मंच के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या कोई भी मंच छोटा या बड़ा होता है? नहीं, सारे मंच की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। सो मंच से आपका क्या वो है कि मतलब स्टेज, फिल्म, टीवी, ऐसा
हाँ, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, सभी मंच के मुझे लगता है कि आजकल कलाकारों में किसी किसी में ये बात आती है कि ये छोटा मंच है, ये बड़ा मंच है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। इस बारे में अब नहीं, वो जो सुपरस्टार हो जाते हैं वो लोग सोचते होंगे ऐसा, पर मेरे ख्याल से सारे मंच की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी जगह है। अभी फिल्म वाले स्टेज में शायद स्टार स्टेज में प्ले करना ना चाहें, लेकिन स्टेज एक्टर जो कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं वो फिल्म वाले भी समझते हैं, जो खाली फिल्म स्टार हैं। बहुत सारे स्टेज स्टार फिल्मों में आए हुए हैं, बहुत सारे टीवी कलाकार फिल्मों में आए हुए हैं। तो हर मंच से आदमी कुछ ना कुछ सीख के ही आता है, सबकी अपनी जगह है। तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। छत्तीसगढ़ी भाषा में एनिमेशन के क्षेत्र में आप कितनी संभावना देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ी में मैंने एनिमेशन अभी देखा नहीं है कि यहाँ कुछ बन रहा है एनिमेशन यदि में। अपन क्या कुछ नया कर सकें उस बारे में नहीं, कुछ सोचे हैं आप? संभावनाएं तो बहुत है यहाँ पर। एनिमेशन स्कूल भी है, मैंने सुना है, मैं देखा नहीं हूँ, मैंने सुना है एनिमेशन सिखाते हैं यहाँ कोई लोग। अभी तो यहाँ एनिमेशन मेरे ख्याल से स्टार्ट ही नहीं हुआ ठीक से, तो यहाँ पे तो बहुत स्कोप है। जैसे सर आप किसी भी फिल्म में, चाहे वो क्षेत्रीय हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, जब हम बनाते हैं, क्योंकि फिल्म बिल्कुल दर्पण की तरह होती है, तो उस फिल्म में एज ए राइटर और एज ए डायरेक्टर आप किन किन चीज़ों को विशेष रूप से मतलब उस पर स्थान देते हैं या आप ध्यान रखते हैं? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि फ़िल्म ऐसी होनी चाहिए मैं फैमिली के साथ बैठ के देख सकूं। ऐसी फिल्म नहीं होनी चाहिए कि फैमिली के साथ ना देख सकूं, ये मेरा पर्सनल मानना है। तो फिल्म नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, फिल्म में इंटरटेनमेंट होना चाहिए। आदमियों की ज़िंदगी में बहुत गम है, बड़ी तकलीफ़ें हैं। अब थिएटर में भी जाके रोना धोना देखेंगे तो वो और डिप्रेस हो जाएंगे। तो मेरी सोच है, दूसरों की सोच, सबकी सोच अलग अलग होती है। मेरी सोच ये है कि फिल्म में आदमी जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो हंसते खेलते हुए बाहर आना चाहिए, खुश होकर बाहर आना चाहिए, चेयरफुल बाहर आना चाहिए कि मज़ा आया, उसका पैसा वर्थ हुआ। दैट्स माई थॉट। लिखने के लिए तो आपने बहुत सारी फिल्में लिखी है और इसके कारण आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं सर। उस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक राइटर का मान सम्मान किस तरह से होता है और किस तरह से बढ़ता है और कितनी मेहनत उसमें लगती है। वो अलग अलग अवार्ड फंक्शंस होते हैं, जैसे किड चॉइस अवार्ड है, रायपुर में भी कुछ फिल्म अवार्ड सेरेमनीज हुई, तो वहाँ पे लोग अवार्ड दे देते हैं। बट ठीक है, अच्छा लगता है, अवार्ड मिलता है तो आपको लगता है कि आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, एवरीबॉडी फील्स गुड। बट मैंने कभी अवार्ड्स के बारे में सोचा नहीं कि अवार्ड के लिए लिखना है। मैंने ये सोचा कि बच्चे देख के खुश हो रहे हैं कि नहीं। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, जो मैं लिख रहा हूँ वो बच्चे को पसंद आएगा कि नहीं। बच्चे को पसंद आएगा, मेरा रिवॉर्ड है, वही अवार्ड भी है। कई दोस्तों को बच्चों से मिलता है तो मोटे मोटे को डायलॉग बोलते हैं, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, चिंगम की चुंगल से बचना ये इम्पॉसिबल, तो मज़ा आता है। नेपाल में भी सुनने को मिलते हैं, तो वही मेरा अवार्ड है एक्चुअली। बहुत अच्छी बात है। और जैसे सर एक बड़े सेलिब्रिटी को देखने के बाद में लोगों के मन में इच्छा होती है और कलाकार ये इच्छा जाहिर करेंगे कि हम इस क्षेत्र में जाना चाहें, तो उनको कितना संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है और किस तरह की उनकी तैयारी रहे? देखिए, जिसको भी जाना है तो जिसको भी शौक है उसे जाना चाहिए, पर पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूरी है कि क्या मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ तो क्या मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। खाली शीशे में दिख रहा हूँ अच्छा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे एक्टिंग आती है या मैं राइटर बनने जा रहा हूँ तो क्या मैं राइटर है मेरे अंदर इनबिल्ट, मैंने क्या काम किया राइटिंग का, क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं चलो मैं राइटर बनने जा रहा हूँ ऐसे ही चले जाओ, तो फिर आपको कुछ नहीं होगा वहाँ पर। वो चीज़ अगर आपके अंदर है, वो टैलेंट एज ए गुड एक्टर, आप जानते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, ज़रूर जाना चाहिए। जाने के बाद फिर वहाँ लेकिन आपको अपना फाइनेंशियल जो है वो देख के जाना चाहिए कि मैं वहाँ रहूँगा तो क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा, कहाँ रहूँगा, उसका खर्चा कहाँ से आएगा, घर वाले आपको कब तक अफोर्ड करेंगे, तो वो भी आपको देखना चाहिए। जैसे मैंने जब पहली बार भी गया था तो मैंने गोल्डन टेबैको कंपनी में जॉब कर लिया था जाते साथ ही। दोबारा आर्मी छोड़ के गया 5 साल, तो मैं पैसे जमा करके गया था कि 2-3 साल तक मैं अपने आप खा सकूँ, पेरेंट्स के ऊपर ना बोझ बनूँ। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है, नहीं तो वहाँ पे फिर आपको बहुत जल्दी ही दूसरी लाइन में घुसना पड़ जाता है। आपको कि अभी किराया नहीं है, खाने के लिए नहीं, तो क्या करो, कुछ ना कुछ जॉब पकड़ के फिर दूसरी लाइन में। वो तो ज़रूरी है। फिर सर फिल्म को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? फिल्म को क्या परिभाषित करूँगा मैं मेरा ये मानना है फिल्म मनोरंजक होनी चाहिए बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
कि लोग देख के खुश हो जाएं और खुश हो के आएँ, बस इतना ही फिल्म में होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी फिल्म इज़ ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, अलग अलग सब टॉपिक में फिल्में बनती हैं, तो वो है जिसको जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है उस टाइप की फिल्म बनाते हैं। बट सब देख के फिल्मों को, सब लोग को अच्छा लगना चाहिए फिल्म देख के, या कुछ सीखने को मिलना चाहिए। तो इतना ही मेरा मानना है फिल्म के बारे में। छत्तीसगढ़ी में आप काम करना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ी में काम करने से पहले आप हर तरह से सोच विचार कर काम कर रहे होंगे, तो आपको व्यावसायिक संभावना कितनी दिख रही है यहाँ पर? व्यावसायिक संभावना तो बहुत है, क्योंकि हमने देखी है कि कुछ फिल्में यहाँ बहुत चलती हैं, अच्छा बिजनेस करती हैं। तो अगर अच्छी फिल्म बनाएंगे तो काफ़ी व्यवसाय के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्कोप है यहाँ पर। अच्छी फिल्में यहाँ पर चलती हैं, बहुत चलती हैं, तो पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ। सर, लोग कहते हैं कि चूंकि छत्तीसगढ़ में थिएटर की कमी है इसलिए फिल्में नहीं चल पा रही है, क्या इस बात को आप मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, थिएटर की कमी है इसलिए नहीं चल पा रही, वो गलत है। थिएटर की कमी की वजह से बिज़नेस कम हो सकता है, क्योंकि उतनी इनकम नहीं। अगर 1000 थिएटर में रिलीज़ होगी तो अलग इनकम होगी, 35 थिएटर में रिलीज़ होगी तो अलग इनकम होगी। थिएटर कम की वजह से बिज़नेस कम हो सकता है, पर अच्छी फिल्म होगी तो चलेगी चलेगी, चाहे 2 थिएटर हो। फिल्में ज़्यादा इसलिए नहीं चल रही क्योंकि अच्छी फिल्में बन नहीं रही हैं। लोग बस कोई भी फिल्म बना रहा है, तो ना स्टोरी का पता है, ना स्क्रीन प्ले का पता है, ना डायलॉग का पता है, तो लोगों को पसंद नहीं आ रही। जो अच्छी फिल्म है वही ऑडियंस है, वही दर्शक है, वो जाके देखते हैं उसी फिल्म को, सुपरहिट वही लोग करते हैं। अगर किसी फिल्म को फ्लॉप किया उन्हीं दर्शकों ने, इसका मतलब फिल्म अच्छी नहीं बनी है। नीरज विक्रम जी जब पूरी तरह से फ्री रहते हैं तो अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं? फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, बस। क्या बात है, कुछ सुनते नहीं, कुछ गाते नहीं, कुछ खाते नहीं? नहीं, गाने का शौक़ है मुझे, तो दोस्तों का सर्किल ऐसा गाने वालों का जो मिलेंगे तो म्यूज़िक वगैरह सब गाना बजाना हो जाता है। बस फैमिली एंड फ्रेंड्स 2 ही दुनिया है मेरी, या फिर ये फिल्मों का काम। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? आपके दर्शकों को मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़ी फिल्में ज़रूर देखिए। छत्तीसगढ़ी फिल्मों को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हर फिल्म में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। कोई एक क्रिटिक बोल देता है अरे बकवास फिल्में, तो लोग जाते नहीं हैं। आप खुद एनालाइज़ करिए कि फ़िल्म अच्छी है कि नहीं, आप लोग जाइए, क्योंकि जब तक आप लोग जाएंगे नहीं तब तक फिल्में, यहाँ नए प्रोड्यूसर आएंगे नहीं। सब चीज़ कनेक्टेड है। जब आप लोग ज़्यादा जाएंगे तो प्रोड्यूसर को ज़्यादा इनकम होगी, जब ज़्यादा इनकम होगी तो अगली फिल्में और ज़्यादा वो खर्चा करेगा, और ज़्यादा खर्चा करेगा तो और अच्छी फिल्में बनाएगा। पैसा कम होगा तो कम अच्छी फिल्म बनेगी, क्योंकि कम टेक्निक, कम चीज़ें यूज़ करेगा। तो मेरा यही है कि जितनी भी फिल्म आए आप ज़रूर देखिए, खुद एनालिसिस करिए अच्छी है कि बुरी है, पर देखिए ज़रूर, और लोगों को भी देखिए। तो आप लोग की सपोर्ट की छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है। अब आपके जो दर्शक बच्चे हैं जो आपके सीरियल को देख कर बहुत मज़े लेते रहते हैं, और आपने तो संभावनाएं बढ़ा दी हैं कि मोटू पतलू अभी आप लगातार लिख रहे हैं, उन बच्चों के लिए कुछ स्नेह भरे शब्द कह दीजिए। बच्चों के लिए कहूँगा कि मेरे सारे सीरियल देखते रहिए। जो चीज़ें आपको नहीं पसंद आती हैं वो कैसे भी करके हम तक पहुंचाने की कोशिश करिए, या जो चीज़ें आप सोचते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की नॉलेज हमारे ज़माने से बहुत आगे बढ़ गई है। आप लोग को जो चीज़ लगती है कि नहीं मोटू पतलू में ऐसा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो वो किसी न किसी माध्यम से हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करिए, तो हम आपकी बातों को उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकें और अपनी राइटिंग को, अपने सीरियल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बना सकें। तो वो हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा। चलिए सर, आपकी छत्तीसगढ़ी फिल्म की मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपको मेरी ओर से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय दिए, इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे थे नीरज विक्रम जी से, और आपको मज़ा आया होगा। आगे भी आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, दीजिए विदा। आप सभी मित्रों को चंपेश्वर गोस्वामी का नमस्कार, जय जोहार।